हेलो एंड वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल मंत्रा। और आई होप सभी लोग अच्छे ही होंगे और आपके यूजीनेट दिसंबर में 2025 में होने वाला पॉलिटिकल साइंस का पेपर आप तैयारी भी कर रहे होंगे। उसी से रिलेटेड ये हमारी सीरीज चल रही है जिसका पार्ट नंबर 4 है वीडियो का। और ये आपको फ़ायदा करेगा क्वेश्चन को एनालिसिस करने में। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और अदर जो एग्जाम हुए हैं पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड उनके क्वेश्चन यहाँ पे कराए जा रहे हैं। इनका कॉन्सेप्ट ये रहता है कि आपको क्वेश्चन देखना, आपको आंसर देखना उसका, पर मैं उसका एक्सप्लेनेशन करता रहता हूँ जिससे आपको डिटेल पता चले कि इस क्वेश्चन में गलतियाँ आपसे कहाँ कहाँ हो रही हैं। तो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4। इससे पहले 3 पार्ट हो चुके हैं, चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आप टेलीग्राम चैनल के साथ भी हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं पॉलिटिकल मंत्रा के नाम से, ठीक है। जिससे आपको नोटिफिकेशन सारे वीडियोस के और क्विजेज वगैरह सारे यहीं पे मिल जाया करेंगे। और ये हमारी वीडियो आपको जानकारी बता दें, नेट जेआरएफ, सेट, टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर सभी एग्जामों में काम आएगा। और अभी एमपी सेट होने वाला है, उससे रिलेटेड भी ये काम वीडियो करेगी, ठीक है। और यूपी में होने वाले सारे एग्जाम अभी टीजीटी पीजीटी अभी पेंडिंग है, उसके बाद एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता सारी चीज़ों में आपके काम करेगा। तो हम लोग क्वेश्चन सीरीज जो लास्ट क्वेश्चन था उसके आगे हम लोग आगे कैरी ऑन कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ डूअर मोरल स्टैंडर्ड के बारे में बात कर रहा है कि जो अंतर जैसे आईआर का टॉपिक है, दोहरे नैतिक जो मानक होते हैं उनसे पूछा गया है कि सबसे अच्छा वर्णन कौन से स्टेटमेंट करता है। और ये सारे क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर ही डिपेंड करेंगे कि जैसे कि नैतिक सिद्धांतों का एक समूह जो घरेलू और विदेशी मामलों में दोनों में लागू होता है, पहला। या बी मतलब स्टेटमेंट है, यह विचार की नैतिक व्यवहार सांस्कृतिक मानदंडों के सापेक्ष है। या सी आंतरिक और बाह्य रूप से विभिन्न नैतिक मानकों का अनुप्रयोग करना। यह विश्वास है कि नैतिकता का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई स्थान नहीं है। तो दोहरे मानक के विषय में पूछ रहा है तो आंसर इसका होगा सी। आइए देखते हैं कैसे। सी कहता है कि आंतरिक और बाह्य रूप से विभिन्न नैतिक मानकों का अनुप्रयोग करना। द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट मोरल स्टैंडर्ड, यानी कि डुअल मोरलिटी मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग यूटिलाइज करना। जैसे दोहरे नैतिक मानकों का वाक्यांश का स्पष्ट उपयोग नहीं किया है, फिर भी इसे संबंधित उदाहरणों पर यथार्थवाद और राष्ट्रीय हित व नैतिकता के संदर्भ में चर्चा की गई है। यथार्थवाद और राष्ट्रीयता की। उसके बाद में यथार्थवादी दृष्टिकोण में राजनीतिक विचारों से ऊपर अपने अस्तित्व और राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि अगर हम रियलिज्म की परिभाषा देखें तो स्टेट इज अ सुप्रीम पावर होती है। यथार्थवाद इस पर जोर देता है कि राज्य अराजक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का काम करता है। ये आपको ध्यान रखना। अराजक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में कार्य करते हैं जहां आत्म सहायता और सत्ता की प्राप्ति प्राथमिक है। इसमें अक्सर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जो किसी राज्य द्वारा स्वार्थ में किए गए घरेलू कार्यों को घरेलू स्तर पर लागू करने पर अनैतिक या अस्वीकार माना जा सकता है। तो अगर इसको आप समझना चाहें तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि यथार्थवाद एक परिभाषा स्टेट सेंट्रिक, जो आपके काम करती है स्टेट को लेकर, ठीक है। किसी राष्ट्र का मुख्य लक्ष्य सुरक्षा और अस्तित्व होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ध्यान कभी कभी राज्यों को ऐसे निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है भिन्न मानक से मूल्यांकन करने और नैतिक संदिग्ध माना जाता है, ठीक है। यह बताता है कि राष्ट्रीय और नैतिकता के बीच चुनाव गलत है। अक्सर नैतिक चिंताओं राष्ट्रीय को प्राथमिकता देने लगते हैं। आदर्शवाद से जस्ट उल्टा होता है कि आदर्शवाद सारी अच्छी बात कहते हैं, राज झगड़ते नहीं है। जैसे इमैनुअल कांट हो गए, आपके माइकल डोल हो गए डेमोक्रेटिक, तो इस तरीके से वो बताते हैं कि लोकतांत्रिक देशों के बीच में झगड़े नहीं होते हैं। या पर वर्ल्ड वॉर हुए, पर अब इसी चीज़ को काउंटर करने के लिए रियलिज्म आया। ये इंग्लिश में मैंने टाइप करवा दिया है आपके लिए, तो आप देख लेना इसको। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ हेजीमनी इज डिस्कस्ड इन द प्रोवाइडेड सोर्सेज में से कौन सा सही है। स्टेटमेंट्स है, 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और इसमें से बताना आपको कौन से करेक्ट है कौन से रॉन्ग है। हेजीमनी इज अचीव्ड सोली थ्रू द मिलिट्री पावर, क्या ऐसा आधिपत्य केवल सैनिक, देखिए यहाँ पे शब्दों को आपको पढ़ना है क्वेश्चन में भी। इसमें लिखा सोली यानी कि सिर्फ, क्या आधिपत्य केवल सैनिक शक्ति के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। सेकेंड है सांस्कृतिक आधिपत्य में सहमति और जबरदस्ती दोनों का मिश्रण शामिल होता है। तीसरा, नव उदारवादी वैश्वीकरण के संदर्भ में यूएसए का आधिपत्य का एक उदाहरण दर्शाता है, या ग्रामशी ने आधिपत्य के सिद्धांत में कोई योगदान नहीं किया है। अब आपको ये बताना है। अगर आपने देखिए सारी चीज़ें पढ़ी होंगी तो आपको पता होगा। ये देखिए, आप समझने की कोशिश करना। पहला तो एक तो जब देखते हैं कि केवल सैन्य शक्ति के माध्यम से ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है। और आधिपत्य, और इसमें आपने देख लिया ये तो अकेला नहीं करेगा, तो इसके बारे में देखते हैं तो ये तो अलग हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या होगा, आंसर इज द बी। मैंने इसमें सारे स्टेटमेंट इसलिए एकदम क्लियरली आपके समझने के लिए कर दिए हैं। पहला समझते हैं, केवल सैन्य शक्ति नहीं होगा, क्योंकि सहमति भी, अगर आपने ग्रामशी पढ़ा होगा, ग्रामशी से संबंधित है हेजीमनी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। जो आपको बताता है कि हेजीमनी इज अचीव्ड सोली थ्रू मिलिट्री पावर, ये गलत है। कल्चरल हेजीमनी एज मेंशन्ड इन द टेक्स्ट इन्वॉल्व्स अ मिक्स ऑफ कंसेंट एंड कोरेशन,
यानी कि दोनों चीज़ें हो सकती हैं। सेकंड कहता है कि सांस्कृतिक आधिपत्य में सहमति जैसी दोनों का मिश्रण शामिल होता है। दिस इज द करेक्ट रीजन बिहाइंड ऑफ, क्योंकि लोगों को दोनों तरीके से किया जा सकता है सतैया। कल्चरल हेजीमनी इज इन्वॉल्व्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ कंसेंट एंड कोरेशन, मतलब सहमति और जबरदस्ती दोनों का मिश्रण। द सोर्स सपोर्ट द स्टेटमेंट कल्चरल हेजीमनी इज डिस्क्राइब्ड एज अ way that a dominant power maintains its position through the both forces and getting the consent of those it dominates. This is a key concept in Gramscian thought. देखिए ग्रामशियन थॉट की बात आ गई यहाँ पे भी। नव उदारवादी वैश्विक संदर्भ में यूएसए का आधिपत्य का उदाहरण आज आपके देख रहे हैं करंट डेट में टैरिफ का वॉर हो गया, क्यों दिखा रहा है? हेजीमनी अपनी दर्शाना चाहता है। अगर आप इसे करंट से रिलेट करके चलेंगे क्वेश्चन तो बहुत आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन क्यों डाला गया। आप देखिए नव उदारवाद में वैश्वीकरण के संदर्भ में यूएसए का आधिपत्य कैसे आ गया। यूएसए कह रहा है कि हम इतना टैरिफ लगा देंगे, इंडिया पे लगा देंगे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसको लगता है कि ये चीज़ हमारी खत्म हो रही है, क्योंकि चाइना राइजिंग हो रहा है, रशिया के साथ उसकी दोस्ती बढ़ रही है, ब्रिक्स बढ़ रहा है, एससीओ का सम्मेलन हो रहा है, लगता है दिक्कतें क्रिएट कर रहा है। द हेजीमनी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एग्जाम्पल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन, द सोर्स डू नॉट एक्सप्लिसिटली नेम द यूनाइटेड स्टेट एज a hegemony power within the context of new liberal globalization. However, it does discuss the idea of cooperative hegemony as well as the US as a dominant actor during the Cold War. The text और उसके बाद में फोर्थ हो जाएगा ग्रामशीन आधिपत्य के सिद्धांत में कोई योगदान नहीं दिया, ऐसा नहीं, उन्हीं ने हेजीमनी का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आता है रूसो का क्वेश्चन अबाउट रूसो कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल बिल। अब देखिए रूसो का कॉन्सेप्ट का जनरल बिल आइडिया क्या होता है? रियल विल, एड, ठीक है, किसी एक व्यक्ति की भी हो सकती है, समूह की भी हो सकती है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको है। उसका देखना चाहें तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी, ठीक है, एक ही कॉन्ट्रैक्ट किया है इन्होंने और ये बताते हैं व्यक्ति कैसा था, नोबल सैवेज। ठीक है, आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाती है तो आपको थोड़ा सा फायदा मिलेगा। सामान्य इच्छा सभी नागरिकों के सामूहिक हित का प्रतिनिधित्व करती है, ये आपको ध्यान रखना है। द जनरल विल रिप्रेजेंट द कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ ऑल सिटीजन एंड एम्ड फॉर द कॉमन गुड। सेकेंड है रूसो बिलीव द जनरल विल इज ऑलवेज अलाइंड विद द मेजोरिटी ओपिनियन। क्या रूसो को मानना है कि आम इच्छा हमेशा बहुमत की राय के अनुरूप होती है, ये आपको बताना है। उसका तीसरा है सामान्य इच्छा के लिए व्यक्तियों को अपने निजी हितों को सामूहिक हित के अधीन करना पड़ता है, या रूसो की सामान्य इच्छा की अवधारणा आम भलाई की अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए जबरदस्ती की भावना की अनुमति देती है। आपको क्या बताना है इसमें से सही बताना है और आपको देखना है कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो अपना कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर प्रोवाइड करते जाएं, इसके साथ में पता चलेगा आपने कितना सही किया। इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। कैसे देखते हैं, 1 3 4। पहला स्टेटमेंट है कि रूसो की सामान्य इच्छा की अवधारणा सभी नागरिकों के सामूहिक हित का प्रतिनिधित्व करती है और इसका उद्देश्य आम भलाई को प्राप्त करना है, जैसा मैंने आपको बताया कि जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ रियल विल एड। सेकंड गलत कैसे होता है ये देखते हैं, सामान्य इच्छा को बहुमत की राय के बराबर नहीं मानता। ठीक है, यहाँ मेजोरिटी रूल का मतलब ही नहीं है, इसकी वजह सामान्य इच्छा यानी कि जनरल समुदाय के सच्चे हित को दर्शाती है, यानी जो सोसाइटी का पूरा जो रोल है उसको वो मान के चलती है। तीसरा कथन कहता है कि तर्क है कि सामान्य इच्छा को प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए व्यक्तियों को अपने निजी हितों को सामूहिक हित के अधीन करना चाहिए। होता है ऐसे कहते हैं फ्रीडम ऑफ पैराडॉक्स, यानी स्वतंत्र होने के लिए आपको मजबूर करेगा। रूसो की ऐसी थ्योरी है कि आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि एक तरफ तो कहता है कि व्यक्ति को मतलब कहते हैं ना डिस्कोर्सेज उसने लिखी है साइंस एंड आर्ट पे, और देखिए वो कहता है कि विचार एक पतनशील व्यक्ति है, सब कुछ लिखता है, बट खुद भी कितना पढ़ता है, आप ये समझिए कितना विरोधाभास पाया जाता है। उसने ऐसे ही फ्रीडम के लिए भी किया। पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम क्या कहलाता है, उसने एक तरफ कहा एक स्वतंत्र है व्यक्ति, एक तरफ कहता है कि वो बंदिश में भी रहेगा क्योंकि अगर स्वतंत्र करना पड़ेगा। तो इसलिए दोनों चीज़ों का उसने कंपेरिजन किया है। कथन 4 कहता है रूसो व्यक्तियों को सामान्य इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए मजबूर करने का अवधारणा, वही मैंने कहा मजबूर करने का नहीं देता क्योंकि ये आम भलाई के रखने के लिए आवश्यक है। रूसो की दिमाग में ये चीज़ थी कि अगर व्यक्ति को स्वतंत्र होना है तो उसको हमें आम भलाई के लिए सबको करना पड़ेगा मजबूर। इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है इसमें सबसे मेन पॉइंट इनका कि इन्होंने दोनों से यानी कि पहले आते हैं हॉब्स और लॉक, दोनों की विधियों से कुछ ना कुछ लिया है अपने रूसों को जो उन्होंने बनाया अपना कॉन्ट्रैक्टर जनरल विल का। और इसके साथ में डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं आपके,
और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इन्होंने एक बताया था राज्य जिसकी मतलब स्टेट की बात की थी कि यहाँ पे ये चीज़ होती है। और एक चीज़ बहुत अच्छा लोकतंत्र के लिए उन्होंने स्टेटमेंट कहा है कि लोकतंत्र वहीं हो सकता है जहाँ पे भगवान रहते हैं। मतलब एक प्रकार से वो नॉर्मल लोगों के लिए डेमोक्रेसी नहीं है। मतलब इस प्रकार से उनका मतलब थॉट से अब कितने चीज़ों समय होता है ना कि ये जो थिंकर्स होते हैं अपने समय के जाल से बंधे होते हैं या जंजीरों से जकड़े रहते हैं, तो उस हिसाब से रूसो भी एक समय पर अपने महिलाओं को कमतर आका इसी के खिलाफ किसने मैरी वॉशनक्राफ्ट ने किताबें भी लिखी इस चीज़ को लेकर। हीगल को क्रिटिक भी किया कि महिलाओं को उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। हिमालयन की फेमस बुक है प्रोग्रेसिव एजुकेशन की। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, इसको आप नोट कर लेना। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है यूजीसी नेट के पेपर 1 में कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जनक रूसो। बुक का नाम है इमाइल। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बुक का नाम है एक डिस्कोर्सेस ऑन साइंस एंड आर्ट्स पे हो जाएगा। ठीक है, सोशल इनक्वालिटी पे बताते हैं, सामाजिक असमानता की बात करते हैं। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं रूसो के। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स से रिलेटेड, एक रूसो का होगा। अब कार्ल मार्क्स से बात करते हैं। कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म आर करेक्ट। Marx argued that the economic basis, means and relation or production determines the superstructure of politics, culture and ideology। मतलब क्या आर्थिक आधार अधिरचना को निर्धारित करता है, यस या नो में बताना है। अगर आपने मार्क्स को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। मार्क्स इतिहास को वर्ग संघर्षों की एक श्रृंखला के रूप में देखते हैं जो सामाजिक परिवर्तन को प्रेरित करते हैं, या सत्य या असत। मार्क्स के अनुसार एक ऐतिहासिक चरण से दूसरे में संक्रमण हमेशा शांतिपूर्ण क्रमिक होता है, ये आपको बताना है। मार्क्स पूंजीवाद को इतिहास में ऐसे चरण के रूप में पहचानते हैं जिससे अंततः क्रांति के माध्यम से समाजवाद द्वारा प्रस्थापित किया जाएगा। ठीक है, इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाइए कार्ल मार्क्स के। ठीक है, कार्ल मार्क्स कहता है कि जो इकोनॉमी होती है, अगर आपने पढ़ा होगा तो कार्ल मार्क्स कहता है, पहला स्टेटमेंट देखते हैं, इकोनॉमी ही सारी चीज़ों को बनाती है। ये आप ध्यान रखना की रचना को। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मार्क्स का कथन था कि आर्थिक ही सारे संबंधों को निर्धारण करती है। तो पहला तो करेक्ट हो गया। दूसरा है मार्क्स इतिहास को वर्ण संकर एक श्रृंखला के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो जब ये बात हो गई, आपने पढ़ा होगा कि जब चीज़ों का परिवर्तन करते हैं तो वर्ग श्रृंखला कैसे थी। आपने देखा कि क्लास स्ट्रगल था वहाँ पे। देखिए कुछ स्टेटमेंट हम इंग्लिश में पढ़े क्योंकि हिंदी में हो सकता है उसका चेंज हो जाते हैं, पर क्लास स्ट्रगल जो चीज़ उन्होंने लिखी है वही चीज़ थी क्लास स्ट्रगल। जैसे कि हैव्स और हैव्स नॉट में बट गए, हैव और हैव्स नॉट में बट गए। इससे क्या हुआ कि शोषण करने लगा कैपिटलिज्म द्वारा, मतलब सरवारा बुर्जुआज, इस तरीके से बट गई चीज़ें। तो दूसरा भी सही हो गया क्या, शांतिपूर्ण क्रमिक। अगर आपने मार्क्स को पढ़ा है तो कभी वो ये चीज़ें तो बात नहीं करेगा शांति की। तीन तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तीन गलत हुआ, तीन गलत हुआ। एक दो सही है तो एक दो चार, यानी बी आंसर होगा। अब ये समझना बी सारे आंसर है। स्टेटमेंट इस तरीके से डिफाइन किया गया कि आंसर बदल भी सकता है। अगर हम यही पूछते थे नहीं है तो आपको बताना पड़ता सिर्फ दो तीन गलत है, तो इस तरीके से बदला जा सकता है। तो वही मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है कि ऐतिहासिक भौतिकवाद देता है आपके आर्थिक आधार को। दूसरा है उत्पीड़क और उत्पीड़ितों में बटा हुआ था, तीन गलत हो जाएगा क्योंकि अक्सर ये प्रणाली को उखाड़ फेंकने को बात करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। ओके, और चौथा कथन था कि मार्क्स पूंजीवाद को इतिहास का एक अस्थायी चरण के रूप में देखते हैं, अंततः सर्वहारा वर्ग के नेतृत्व में क्रांति के माध्यम से प्राप्त समाजवाद द्वारा प्रस्थापित किया जाएगा। अब इस चीज़ को आप ध्यान रखना कि कार्ल मार्क्स की दो तीन चीज़ें आपको मुख्यतः याद रखनी है कि क्या क्या पूछा जा सकता है। देखिए क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन में एग्जाम इससे क्या क्या, देखिए ये तो स्टेटमेंट आपको कार्ल मार्क्स पता होगा तभी सही कर पाएंगे। कार्ल मार्क्स को आप अच्छे से पढ़िए, उसके साथ में आप बुक्स की क्रोनोलॉजी, कॉन्सेप्ट हो गया उसका, उसके साथ में उसके बुक्स का क्रोनोलॉजी। ठीक है, और उसको किसने क्रिटिक किया। ठीक है, ये तो आपको पढ़ना है। इसके साथ में एक चीज़ और एक्स्ट्रा मैं ऐड करना चाहूँगा, आप पढ़ना फ्रैंकफर्ट स्कूल को। ठीक है, फ्रैंकफर्ट स्कूल काफ़ी हद तक मार्क्सवाद संबंधित है बट नॉट अ रेडिकल मार्क्सवाद। ठीक है, तो फ्रैंकफर्ट के कुछ थिंकर निकलेंगे, थियोडोर हर्बर्ट मार्क्यूजे। हर्बर्ट मार्क्यूजे को वो पढ़ना, कंटेम्प्रेरी थिंकर बहुत पूछे जा रहे हैं इसमें, तो हम उनको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कार्ल मार्क्स से भी क्वेश्चन आएंगे, अदर क्वेश्चन भी आएंगे, बुक्स रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपने देखे भी होंगे एग्जाम, मैंने क्वेश्चन कराए भी हैं किसी किसी एग्जाम की, तो सारे एमसीक्यू हैं। पर इससे पहले जो मैंने वीडियोस कराई उसमें मैंने बताया था कि कैसे कैसे क्वेश्चन आस्क किए जा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा था जो पुस्तक थी इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मनुस्क्रिप्ट जो लिखी है कार्ल मार्क्स की, उसमें एलिनेशन का कॉन्सेप्ट दिया है। तो आपको बुक्स का थोड़ा सा सार पता होना चाहिए कि बुक्स किस विषय पर लिखी गई है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जॉल, देखिए थिंकर आ गए, लिबरलिज्म ऑफ हार्ट ऑफ लिबरलिज्म के कह सकते हैं, जेसमिल आ गए।
आप इनका कॉन्सेप्ट बताइए लिबर्टी के बारे में कौन कौन से करेक्ट है। देखिए मैं जब तक क्वेश्चन पढ़ूँ आप आंसर उसका बताइए, पॉज कर लीजिए वीडियो, आप देखिए उसमें कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आपने कितना अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ा है जीएसएमएल को। देखिए कोई फैक्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट यहाँ कहाँ फैक्ट आपको दिख रहा है, तो आप आराम से करिए। फैक्ट आप देखिए कॉन्सेप्ट रेडी होगा, फैक्ट आप याद कर लेंगे। कॉन्सेप्ट नहीं रेडी तो फैक्ट कितने भी दिन याद कर सकते हैं, भूल जाएंगे चीज़ों को लेकर, ठीक है। पहला है मिल स्वतंत्रता के एक प्रमुख घटक के रूप में व्यक्तित्व के महत्व पर जोर देते हैं। पहला तो मिल एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी एज अ की कंपोनेंट ऑफ लिबर्टी के बारे में, ठीक है। सेकंड, अकॉर्डिंग टू मिल लिबर्टी अलाउज कंप्लीट फ्रीडम ऑफ एक्शन इवन इफ आर्म अदर्स, ठीक है। मिल सपोर्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एज एसेंशियल फॉर द डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ। एंड द फोर्थ इज मिल आर्ग्यू दैट द स्टेट कैन रिस्ट्रिक्ट लिबर्टी ओनली टू प्रिवेंट हार्म टू अदर्स। अब देखिए जीएस मिल की बात करते हैं। जीएस मिल लिबर्टी को सब सर्वोपरि माना, ठीक है, पहला लिबर्टी। उसके बाद में वो ब्रिज के रूप में काम करते हैं किसमें, निगेटिव लिबर्टी टू पॉजिटिव, एनपी समझ लेना, नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ। उसके साथ में इन्होंने क्या बात की, बहुल मतदान की बात की, प्लूरल वोटिंग, ठीक है, बहुल मतदान। और उन्होंने क्या बात की, महिलाओं के मताधिकार की बात की, मताधिकार, ठीक है। तो ये सारे हो गए। बाद बाकी इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपने आंसर अपना बता ही दिया होगा क्या होगा, अब देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। पहला व्यक्ति के महत्व पर जोर देते हैं, करेक्ट होगा। जनता कार्रवाई की पूरी स्वतंत्रता की अनुमति देती है, भले ही इसे दूसरों को नुकसान हो, गलत, क्योंकि वो हार्म अदर की प्रिंसिपल देते हैं। इसे कहते हैं सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग, ठीक है। उसके बाद में मिल सत्य की खोज के लिए भाषण व्यक्ति स्वतंत्रता को मानते, मैंने कहा लिबर्टी सबसे बड़े थिंकर हैं वो तो, और आज दूसरों को नुकसान बचाने के लिए स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर सकता है। लिबर्टी ओनली टू प्रिवेंट हार्म टू अदर्स। देखिए इसमें पहला नंबर दो हटाइए, टू टू, तो इसका आंसर होगा ए। देखिए इसमें आंसर बदला, मैंने कहा बी नहीं सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि ए थ्री भी सही है इसका, ठीक है। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपकी होनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आपके सॉल्व हो सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि एग्जामिनर किसी भी मोड का हो सकता है। आपने लास्ट एग्जाम पैटर्न देखे होंगे सकते फैक्ट में, बट आप इसको नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आप बताइए जेएसएमएल को छोड़ देंगे, आप इनको नहीं पढ़ेंगे, फैक्ट पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे, तो उससे नहीं एग्जाम निकलेगा ना। एज अ टीचर आप बनने जा रहे हैं आप इसके बाद में, तो आपको पता होना चाहिए जेएसएमएल ने क्या कहा है। इसके लिए आप कुछ बुक रिकमेंडेशन ले सकते हैं, जैसे कि ओपी का आप पढ़ सकते हैं, या आपको इंग्लिश मीडियम पढ़ने तो ओपी का इंग्लिश मीडियम में भी आती है, तो सुब्रता मुखर्जी रामास्वामी की बुक आती है, आप उसको पढ़ सकते हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर की। या कोई बेस्ट बुक जो आपको लगती हो कि हाँ इससे पढ़ा जा सकता है, तो आप उससे पढ़िए और उससे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी अच्छे से करिए। क्वेश्चन तभी आपको सॉल्व होंगे जब आपने उसको पढ़ा हो अंदर से। उसका देखते हैं इसके स्टेटमेंट में, मैंने सारे बता ही दिए लगभग में। पहला तो सही है कि मतलब एक व्यक्ति को लिबर्टी सबसे ऊपर वो व्यक्ति मानते हैं, ठीक है। दूसरा गलत हो जाएगा, बिकॉज उन्होंने हानिकारक जो सिद्धांत दिया है हार्म प्रिंसिपल में, वो कहते हैं दूसरों को नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरा है कथन सही, मिल भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता को वकालत सबसे ज़्यादा वही करते हैं, ठीक है। सत्य की खोज और प्रसार के लिए आवश्यक है, और मिल राज्य को दूसरों को नुकसान से बचाने के लिए केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने की अनुमति देते हैं, व्यक्तिगत अधिकारों और सामाजिक कल्याण दोनों की रक्षा के महत्व पर जोर देते हैं। और समझने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा जेएसएमएल की चीज़ को, कि जेएसएमएल कहते हैं कि जैसे व्यक्ति हम हैं, जैसे मान लेते हैं पर्सनल, आप अपने आप को ले लीजिए कि आप अपने क्षेत्र में कुछ भी कर सकते हैं, बट आपकी वजह से दूसरे को हानि पहुंचेगी तो राज्य इसमें इंटरफेयर करता है, ठीक है। अब यही चीज़ आप कॉन्सेप्ट लगाइए अपने लिए आज की डेट में, आपको याद हो जाएगा। जिसमें आप देखिए आज की डेट में कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, आप अपने स्पेयर में आप कुछ भी करिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई मना नहीं करता है। बट आप जैसे ही दूसरे के स्पेयर में आते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप गाड़ी दूसरी साइड चला रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं स्वतंत्रता में तो कहीं चलाऊंगा, पर क्या दूसरी तरफ से गाड़ी जो आ रही उसके आप हस्तक्षेप करेंगे ना, उससे तो आप टकरा जाएंगे, उससे भी नुकसान होगा। तो इसमें राज्य इंटरफेयर करेगा, तभी तो आपके ऊपर आरटीओ इतनी सारी चीज़ें बनाई जाती हैं कि आप नियम पालन करें, कानून आपके लॉज बनाए जाते हैं। बट आपने कभी देखो, आपको जो बोलने का व्यक्ति देगी आर्टिकल 19, वो कहीं ना कहीं से तो कहीं ना कहीं से प्रेरित होगा। तो देखिए उसमें लिखी गई चीज़ें आज भी हैं, बट आपको आज डेली लाइफ में उसको जोड़ के देखना पड़ेगा, तभी आप मिल को समझ पाएंगे, टीएच गिन को समझ पाएंगे। हीगल वगैरह तो राजू का आदर्श मानते हैं, बट उनको भी आप समझ पाएंगे जब आप देखेंगे हीगल कहता है राज्य ईश्वर का अवतरण है, मतलब एक प्रकार से। तो देखिए ईश्वर, उन्होंने राज्य को सर्वोपरि बना दिया। इस तरीके से आपको याद करनी चाहिए। काफ़ी कॉन्सेप्ट मैं आपको रिवाइज कराता जाऊंगा, बस आप रेगुलर बने रहिए वीडियो की सीरीज के साथ में। अगला क्वेश्चन है निकोलो मैकियावेली से हम पहुंच गए हैं। तो अभी आपने देखा, हमने उन्हें रूसो भी कर लिया, कार्ल मार्क्स भी कर लिया, जेएसमिल भी किया, आप निकोलो मैकियावेली करते हैं। मैकियावेली separated politics from ethics, emphasizing practicality over morality in statecraft. Machiavelli advocated that rulers should always be virtuous and act ethically to maintain power. तीसरा है द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्चूना,
plays a crucial role in Machiavelli's understanding of political success. And the fourth is Machiavelli argues that it's better for a ruler to fear than love but not hated. अब देखते हैं जैसे मैकियावेली। अब हम कह सकते हैं कि आधुनिक युग में हम लोग आ चुके हैं, यानी कि हम लोग प्लेटो अरस्तु के बाद हम लोग पढ़ते हैं तो मैकियावेली को पढ़ते हैं क्योंकि वो आधुनिक युग में आ जाते हैं। इटली संबंधित थे तो इन्होंने स्टेट क्राफ्ट पे सबसे ज़्यादा लिखा है कि स्टेट में कैसी चीज़ें बननी चाहिए, तो साफ साफ समझिए शासन कला संबंधित होगा। उन्होंने ये भी कहा कि सेपरेशन के पहले वाक्य बनाए आ जाते हैं। उन्होंने नैतिकता पर व्यवहारिकता पर जोर दिया। नैतिकता से अलग कही तो करेक्ट हो जाएगा स्टेटमेंट पहला वाला। मैकियावेली का मानना है कि शासकों को हमेशा सदाचारी होना चाहिए, सत्ता बनाए रखने के नैतिक रूप से कार्य करना चाहिए। देखते हैं अभी मैकियावेली की राजनीतिक सफलता की समझ में फॉर्च्यूना की अवधारणा महत्वपूर्ण करने वाली, ये भी सही है। तर्क है कि शासक से प्यार किए जाने की तुलना में उसे डरना बेहतर है, लेकिन उसे नफरत नहीं की जानी चाहिए, ये भी सही है। अब देखते हैं आंसर 1 3 4 था, क्योंकि हमेशा सदाचारी नहीं होना चाहिए, उसे दिखना चाहिए। इसी को कॉन्सेप्ट को कहते हैं लायन एंड फॉक्स थ्योरी। समझिए, लायन एंड फॉक्स थ्योरी क्या कहती है मैकियावेली की, व्यक्ति को दो तरफ से बात करनी चाहिए। उसे दिखना प्रजा के सामने चाहिए नैतिकता, बट उसे फॉलो नहीं करना चाहिए। उसे देखना चाहिए कैसे राज्य बढ़ेगा हमारा, सेना किराए की नहीं होनी चाहिए, है ना। स्टेट को और जो राजा को अच्छा बनाने के प्रयास करते हैं कि मतलब दिखे अच्छा, बट एक्चुअली करे अपने राज्य के लिए। जैसे पुराने राजाओं हम देखते थे कि राजा कार्य कर रहा है, नैतिकता दिखा रहा है, बट डेफिनेटली वो अपने राज्य को एक्सपेंशन करने के लिए बात कर रहा है। तो इस तरीके से आप मैकियावेली को समझ सकते हैं, ठीक है। मैकियावेली राजनीति को पारंपरिक नैतिकता से अलग करने के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना इन्होंने अलग किया है नैतिकता से। ये प्रैक्टिकलिटी की बात करते थे कि ऐसा रियलिज्म जैसे हम लोग कहते हैं ना, रियल बात बताना, तो यही होगी। सॉरी। जब मैकियावेली ने सदाचारी दिखने की उपयोगिता को स्वीकार किया, उनका मानना नहीं था नैतिक होना चाहिए, बेसिकली व्यावहारिक होना चाहिए कि जैसी सिचुएशन है वैसे आप होने चाहिए। फॉर्चूना की बात करते हैं, यानी कि भाग्य की, कि दर्शन में केंद्रीय अवधारणा जो राजनीतिक सफलता को प्रभावित करने के लिए अप्रत्यक्ष शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। कथन 4 कहता है कि मैकियावेली ने प्रसिद्ध रूप से तर्क दिया है कि शासक के लिए प्यार की तुलना में डरना बेहतर है, क्योंकि डर आज्ञाकारिता सुनिश्चित करता है, कि वह नफरत किए जाने के खिलाफ चेतावनी देता है, क्योंकि ये विद्रोह का कारण बन सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है इस चीज़ को लेकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमैनुअल कांट को लेकर। इमैनुअल कांट थिंकर ऑफ, हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं लोगों को, इमैनुअल कांट के नैतिक और राजनीतिक दर्शन के बारे में हम लोग को बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। इससे आपको अगर नहीं पढ़ा होगा तो इससे आपको पता चल जाएगा स्टेटमेंट से कि इमैनुअल कांट किस चीज़ के विषय में बात करते हैं। इमैनुअल कांट का जो दर्शन रहा है वो स्वायत्तता की अवधारणा पर आधारित है, जहाँ व्यक्ति स्वयं द्वारा लगाए गए नैतिक नियमों के अनुसार कार्य करते हैं। पहला, कांट की स्पष्ट अनिवार्यता के अनुसार व्यक्तियों को केवल उन सिद्धांतों के अनुसार कार्य करना चाहिए जिन्हें वे सार्वभौमिक कानून बनाना चाहते हैं। दूसरा, कांट उपयोगितावाद का समर्थन करते हैं, नैतिकता के आधार पर अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम खुशी की जोर देते हैं। और कांट शाश्वत शांति वकालत करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कानून के शासन पर जोर देते हैं। अगर इमैनुअल कांट को देखें तो एजा मान सकते हैं आप आइडियलिस्टिक परस्पेक्टिव में, और अगर हम आई आर की बात करें इंटरनेशनल रिलेशन में, तो ये आते हैं आइडियलिज्म से संबंधित आते हैं, ठीक है। तो अगर हम नीचे स्टेटमेंट देखें तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि बात उन्होंने की है परपीचुअल पीस की। ये इनका कॉन्सेप्ट ऑफ धारक ना, ये पूछा जा सकता है परपीचुअल पीस किसने दिया, इमैनुअल कांट ने। उपयुक्तावाद का समर्थन नहीं करते हैं। उपयुक्तावाद का समर्थन कौन करता है आप जानते हैं, बेंथम करते हैं। इस स्टेटमेंट को दिया बेंथम ने, की थ्योरी में आता है। तीसरा है स्पष्ट निवर्तक व्यक्तियों को केवल, देखिए 3 तो आप अलग कर दीजिए, 3 3 3, देखिए 1 2 4 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये स्वायत्तता की अवधारणा विश्वास करते हैं, ग्राउंड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोनॉमी वेयर इंडिविजुअल एक्ट अकॉर्डिंग टू सेल्फ एम्प्लॉयड मोरल लॉज पे। कांट कैटेगोरिकल इंपरेटिव रिक्वेस्ट रिक्वायर्स इंडिविजुअल टू एक्ट ओनली अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल दे विश टू बिकम यूनिवर्सल लॉ। तो अगर आप इनको समझना चाहें इमैनुअल कांट को, तो आदर्शवाद की बात करते हैं पहली बात तो, ठीक है। परपीचुअल भी इस कॉन्सेप्ट दिया, शांति शाश्वत शांति का, ठीक है। और एक अगर आप लाइन में रखना है तो अच्छा व्यक्ति है जितना भी होगा, सब इमैनुअल कांट से संबंधित मिलेंगी चीजें आपको, ठीक है। ये सारी स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हेगल के राज्य से संबंधित। और देखिए मैंने बताया था हेगल का जरूर क्वेश्चन मैंने डाला होगा, और मैंने बताया था कि हेगल थ्योरी आपने पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके यूसीनेट के सिलेबस में हेगल दिया गया है। तो पहला है हेगल राज्य के नैतिक जीवन और तर्क संहिता के सर्वोच्च व्यक्ति के रूप में देखते हैं, हाईएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ एथिकल लाइफ, स्टेट को मतलब सबसे उच्च, ठीक है। हेगल के अनुसार राज्य परिवार और नागरिक समाज की संघर्षों समाधान से उभरता है। इसको हम लोग कहते हैं
थीसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, हेगल का। हेगल व्यक्तिगत स्वतंत्रता को राज्य की पूर्ण सत्ता के अधीन मानते हैं क्या, ये आपको बताना है। और हेगल द्वंद्वात्मक प्रक्रिया पर जोर देते हैं जहाँ इतिहास विरोधाभासों और उनके समाधान के माध्यम से आगे बढ़ता है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से सही होंगे कॉन्सेप्ट। ठीक है, आंसर इज ए 1 2 4। देखते हैं। कथन एक सही है क्योंकि उन्होंने नैतिक जीवन और तर्कसंगता की सर्वोच्च व्यक्ति मानते हैं राज्य को। ठीक है, तो राज्य हो जाएगा ऊपर सबसे। ठीक है, और व्यक्ति कौन ऊपर मांगता है, उदारवादी, ध्यान रखना इस चीज को। कथन दो कैसा रहता है, हेगल राज्य को परिवार विशेष हितों का प्रतिनिधित्व करता है और सार्वभौमिक हितों, इसे कहते हैं हमें बनाना यूनिवर्सल यूनिज्म, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि व्यक्ति साथ में रहे, उस तरीके से राज्य को बनाना है। तो परिवार, उसका नागरिक समाज का जब एंटी और उसका थीसिस बनता है, थीसिस और एंटी थीसिस, उसे सिंथेसिस निकलता है, जिसे हम लोग कहते हैं राज्य। कथन तीन गलत कैसे हो जाता है, जब हेगल राज्य के महत्व पर जोर देते हैं तो व्यक्ति स्वतंत्रता को पूरी तरह से अधीनस्थ नहीं करते, इसके बजाय वे व्यक्ति स्वतंत्रता को राज्य की सामूहिक तर्कसंगता के एकीकृत कर देते हैं उसी के। ठीक है, कथन चार कहता है हेगल का दर्शन द्वंद्वात्मक प्रक्रिया में ही थे जहाँ इतिहास और समाज विरोधाभासों के समाधान के माध्यम से विकसित होते हैं, इसमें प्रगति और समझ के उच्चतर स्तर पर पहुंचा जा सकता है। तो हेगल को आपको पढ़ना पड़ेगा और क्वेश्चन इस तरीके से आपको सॉल्व करने चाहिए क्योंकि आपको पता हो उसका पूरा थ्योरी आपको रिवाइज हो जाए सर पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंथम के बारे में आगे। जर्मी बेंथम यूटिलिटेरियन फिलोसफी आर करेक्ट। ठीक है, तो बेंथम की फिलोसफी कहती है कि बेंथम उपयोगिता को किसी वस्तु में आनंद या खुशी पैदा करने और दर्द को रोकने के गुण के रूप में परिभाषित करते हैं। ये बात आप बताइए। देखिए, अगर आपने बेंथम का, मैंने बताया अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। ठीक है, बेंथम नैतिक और राजनीतिक निर्णयों के आधार पर रूप में सबसे बड़ी संख्या के सबसे बड़ी खुशी सिद्धांत की वकालत करते हैं, ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर है बेंथम खुशी आनंद का आकलन करने में मात्रात्मक उपायों के उपयोग को अस्वीकार कर देते हैं, ये आपको बताना। और बेंथम इस बात पर जोर देते हैं कि कानूनों और संस्थाओं का मूल्यांकन समाज के लिए उनकी उपयोगिता के आधार पर किया जाना चाहिए, ये भी सही है। अस्वीकार नहीं करते हैं, स्वीकार इसको करते हैं, ये ध्यान रखना था आपको। तो तीन आपका नहीं होगा, इसका भी आंसर ये होगा, यानी 1 2 4 होगा, 1 2 एंड 4। देखते हैं। बेंथम वियुक्तवादी किसी वस्तु की वह संपत्ति मानते हैं जो आनंद या खुशी पैदा करती है। ठीक है, मतलब बेसिकली बेंथम का कहना है अगर आपको, जैसे इनका स्टेटमेंट रहता है कि आपका मतलब एक प्रकार से गेम खेलना, किताब पढ़ने ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप गेम खेलिए। आज का अगर डिजिटल मीडिया कहा जाए, आपको रील्स देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप रील्स देखिए, आप यूट्यूब वीडियो देखना तो यूट्यूब वीडियो देखिए। दस लाइक दिस इस थ्योरी का मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि बेंथम का कहना ये था कि आज की डेट में आधे से ज़्यादा लोग रील्स देखते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया का, अगर हम सर्वे करना कोशिश करें। तो बेंथम अगर होता तो कहता था कि अच्छा है, इसी को चलने दो, किताब ना पढ़ो। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि सबसे बड़ी संख्या में सबसे बड़ी खुशी मानी जाएगी, मतलब वही कि 51% अगर मानते हैं कि रील्स देखना अच्छा है तो रील्स देखना मतलब उसको परमानेंट रखना चाहिए। इस तरीके से सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, तो इसको याद करने के लिए बता रहा हूँ, एक याद में रहेगा कि बेंथम ने ऐसा कुछ सोचा होगा। बेंथम तीन गलत क्या था रहा, अस्वीकार तो नहीं करता, स्वीकार करता, बताया था तीव्रता, अवधि, निश्चितता और सीमा जैसे कारकों के आधार पर। इसे कहते हैं फेलिस्टिक कैलकुलेशन। ये लिखा फेलिस्टिक कैलकुलेशन, आप ध्यान रखना किसकी क्या शब्दावली में आता है, बेंथम के में। कथन चार सही है, बेंथम कानूनों, संस्थाओं, नीतियों का मूल्यांकन उनकी उपयोगिता के आधार पर करता है, वकालत करता है कि उन्हें समग्र खुशी को अधिकतम करना चाहिए, दुख को कम करना चाहिए, ऐसा कहना था बेंथम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे इसके बाद में, और इसी के साथ में आप बने रहें वीडियो की सीरीज में, जिससे आपके कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट दोनों ही तैयार करा दिए जाएंगे। साथ ही वीडियोस अदर स्टेटमेंट उसकी भी आ रही हैं, आपकी बुक्स की भी आ रही हैं, एमपी सेट पे आने वाली हैं, कुछ क्वेश्चन हम कराएंगे उसके लिए, और जीआईसी प्रवक्ता के लिए भी कराए जाएंगे क्वेश्चन। तो आप इस चैनल के साथ बने रहें और आपको फ़ायदा ही होगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। एक लाइक जरूर करिएगा, फीडबैक बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, कॉन्सेप्ट कितने आपको समझ में आए, कितने नहीं समझ में आए, आपको और उससे क्वेश्चन रिलेटेड चाहिए किसी थिंगर रिलेटेड तो आप वो बताइए, तो आपके लिए प्रयास किया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट